वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के। जो टॉपिक है हमारा द्विवेदी युग, जिसके अंतर्गत हम लोग मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, साकेत जो महाकाव्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो कि हम लोग न्यू बैच जून 2021 के नाम से कर रहे हैं तैयारी, तो दोस्तों अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासेस कराई जा रही है। जैसा कि आज क्लास 22 है तो हमने 21 तक की क्लासेस वहाँ पे अपलोड कर दी हैं, डाल दी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सबसे पहले देखेंगे द्विवेदी युग का परिचय। आधुनिक कविता के दूसरे चरण मतलब 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान का विकास काल है। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन भार संभाला था, सरस्वती पत्रिका का संपादक बने थे। कब? 1903 ईस्वी में। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक सेवा को देखते हुए 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने प्राप्त की है? तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने आचार्य की उपाधि प्रदान की है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछता है कि निम्नलिखित में से जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि हैं, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। और कब से? 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक। ठीक है। गद्य लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की थी। और अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार, जो कि अनुदित है। द्विवेदी युग जो है उसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं रची गई हैं। ठीक है। और इनमें जो बोली थी वो खड़ी बोली है। द्विवेदी युग की बोली खड़ी बोली। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य सुधारक या भारतेंदु प्रज्ञेंदु। तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि भारतेंदु प्रज्ञेंदु, और एक अलग से प्रश्न पूछा गया है साहित्य सुधारक निम्नलिखित में से कौन है? द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु जल्द ही इन्होंने खड़ी बोली में रचना करने लगे थे। इनका झुकाव ब्रजभाषा से खड़ी बोली की तरफ हो गया था। ये समस्या पूर्ति में बड़े ही कुशल थे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कौन है फिर? नाथूराम शर्मा शंकर, जिन्हें साहित्य सुधारक या भारतेंदु प्रज्ञेंदु के नाम से जाना जाता है। इन उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज,
गर्भरंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व आदि। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार, ये ऐसा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि द्विवेदी युग में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मक, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्यों में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? प्रिय प्रवास। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। श्रृंगार और करुण रस की इसमें प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी में किया गया। इस कृति पर मांगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध प्रतिभा के बहुत धनी थे और वे गद्य व पद्य में उनका समान अधिकार था। इनकी कुल मिलाकर 51 रचनाएं मिलती हैं। प्रिय प्रवास राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिऔध ने पहले इसका नाम व्रजांगना विलाप रखा था, किंतु बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास ही रख दिया। हरिऔध के 2 नाटक प्रद्युम्न विजय 1893 तथा रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी ये प्राप्त हैं। हरिऔध का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता 1894, दूसरा उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 है। मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। इस उपनाम से गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनावध, विरहिणी, ब्रजांगना आदि कृतियों का काव्यानुवाद तथा नवीन चंद्र के पलाशीर युद्ध का प्लासी का युद्ध नाम से अनुवाद किया था। उस समय के हिसाब से इन्होंने अपना नाम रसिकेंद्र भी रखा था। इस पर आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि रसिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समझ गया। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारतीय था। पिताश्री उपनाम से इन्होंने सवैया की रचना की है। पिताश्री उपनाम से इन्होंने सवैया की रचना की है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। तो प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी भारत भारती रचना के लिए। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के हरि गीतिका छंद के बादशाह भी माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बन गए हैं, एक आधुनिक युग का तुलसी और दूसरा हरि गीतिका छंद का बादशाह। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त पर कुछ प्रमुख तथ्य हैं। 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांवों में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा
लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में मुख्यतः बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वयं उतर आते हैं। गुप्त जी ने सन 1912 में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना भारत भारती की रचना की। इसी के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण मिला था। साकेत इनकी बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। गुप्त जी द्वारा लिखा गया अनूदित काव्य प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। साकेत महाकाव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। नौवां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं, जिसका रचना काल 1932 से 1936 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण काठा का केंद्र बिंदु उर्मिला है। प्रारंभ में साकेत का नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया था। साकेत की रचना गुप्त जी ने अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी का संकेत पाकर लिखना प्रारंभ किया था। मतलब साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है। कहा गया है कि इसका जो नवम सर्ग है वो बहुत ही मार्मिक है। नौवां जो सर्ग है वो बहुत मार्मिक है और इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो रचना है वो 1932 से लेकर के 1936 ईस्वी के बीच इसकी रचना की गई है। और इसमें एक चीज़ ये है कि जब प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने किसके कहने पर या किसके संकेत पर की थी, तो याद रखिएगा अपने काव्य गुरु, मतलब काव्य गुरु कौन है उनके? द्विवेदी जी। द्विवेदी जी के कहने पर उन्होंने किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत मतलब अयोध्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यह एक विशद प्रबंध काव्य है। यह एक विशद प्रबंध काव्य है साकेत। इसी तरह से भारत भारती भी इनका बहुत ही फेमस है। ठीक है, यही कहा गया है कि साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी। इसे लिखने में उन्हें लगभग 15 वर्ष का समय लगा था। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1916 ईस्वी में तथा समाप्ति 1932 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। साकेत का जो नामकरण है उसके स्थान के आधार पर किया गया है, जैसा कि साकेत अयोध्या का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, अयोध्या का ही एक दूसरा नाम है। गुप्त जी ने साकेत की रचना में अपना ध्यान स्थान पर ही केंद्रित रखा। घटनाओं का केंद्र भी अयोध्या ही है। इस महाकाव्य में कथा कुल 12 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, 12 सर्गों में ये विभक्त है साकेत। द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि गुप्त जी के प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्राणियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह कहे जा सकते हैं। कौन? गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु के समय से देश प्रेम की जो भावना चली आ रही थी वो इनके भारत भारती में देखी जा सकती है। अतः द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं।
छायावाद शब्द, इसमें एक अंत में मतलब द्विवेदी युग का जब अंत हो रहा था तब छायावाद से संबंधित भी कुछ बातें आई थी, तो उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं छायावाद में ये मतलब क्या कहा गया है। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद शब्द याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में ही कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को प्रसिद्ध करने में मुकुटधर पांडे के श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेख माला की भूमिका अहम रही है। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता कुकुरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया है तथा समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया है।